हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मूवी पॉइंट पर। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2009 में आई अमेरिकन क्राइम थ्रिलर मूवी लॉ अबाइडिंग सिटीजन को। दोस्तों, मूवी को डायरेक्ट किया है फेलिक्स कैरी ग्रे ने। IMDb पर इसे रेटिंग्स मिली हैं 7.4, जो कि और भी अच्छी हो सकती थी मूवी को देखते हुए। दोस्तों, लॉ अबाइडिंग सिटीजन मेरी टॉप 4 मूवी लिस्ट में आती है। मूवी की एंडिंग को छोड़ दें तो ये मूवी मुझे बहुत पसंद आई थी। अब दोस्तों, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक इसके सीक्वल पर भी काम शुरू हो चुका है। अब इसका सीक्वल कैसा आता है ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मूवी की तरफ। दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है क्लाइड शेल्टन नाम के एक आदमी से, जो प्रोफेशनली एक इंजीनियर है और एक बहुत ही जीनियस पर्सनालिटी का मालिक है। वो किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। वहीं उसकी बेटी अपनी मॉम के लिए लेटर क्यूब से एक नेकलेस बना रही है। तभी किचन से क्लाइड की वाइफ दोनों को डिनर के लिए बुलाती है। दोस्तों, यहाँ हम देख पाते हैं कि क्लाइड की एक बहुत ही प्यारी और खुशहाल सी फैमिली है। तभी कोई डोर पर नॉक करता है और क्लाइड अपनी बेटी को डिनर टेबल पर जाकर बैठने के लिए बोलता है और खुद दरवाज़ा खोलने के लिए चला जाता है। अब क्लाइड जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तभी कोई उसके सर पर एक डंडे से हमला कर देता है और क्लाइड ज़मीन पर गिर जाता है। असल में क्लाइड के घर में 2 चोर घुस आए थे, जिनका नाम रूपर्ट एम्स और क्लियरेंस डार्बी है। अब डार्बी क्लाइड को पीटने लगता है और रूपर्ट घर से कीमती सामान चुराने लगता है। तभी डार्बी क्लाइड को बांध देता है और उसके मुंह पर टेप लगा देता है, जिससे क्लाइड चीख न सके। अब डार्बी क्लाइड के सामने ही क्लाइड की वाइफ का रेप करता है। हालांकि डार्बी का साथी रूपर्ट उसे ये सब करने के लिए मना कर रहा था, पर हम देख पाते हैं कि डार्बी एक बहुत ही सनकी और घिनौना अपराधी है, जो रूपर्ट की कोई भी बात नहीं सुन रहा था। इधर क्लाइड अपनी बीवी के साथ हो रही दरिंदगी देखकर रो रहा था, पर बंधे होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाता है। अब डार्बी और रूपर्ट घर से जाने लगते हैं। तभी क्लाइड की बेटी भी अपनी मॉम को पुकारती हुई वहां आ जाती है और डार्बी उसके साथ भी ज्यादती करके उसे मार देता है। ये सब देखकर रूपर्ट शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ वहां चोरी करने के इरादे से गया था, पर अब वो एक बड़ी मुसीबत में फंसने वाला था। अब समय बीतता जाता है और हम निक नाम के एक लॉयर को देखते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ केस जीतने में यकीन रखता था, भले ही उसके लिए उसे समझौते क्यों न करने पड़े। निक अपने ऑफिस में केस स्टडी कर रहा था। असल में वो एक स्केच ड्रा कर रहा था, जिसमें जुडिशरी ब्लाइंड दिखाई जाती है। तभी डिस्ट्रिक्ट अटर्नी और उसमें एक केस पर बहस होती है और निक उस केस को अपनी असिस्टेंट सैरा को देने के लिए अटर्नी को मना लेता है। असल में निक और सैरा अच्छे दोस्त हैं। तभी जोनस निक को अपने कमरे में बुलाता है और अब वो कोर्ट रूम की सीढ़ियों पर कुछ बात करते हुए नीचे जा रहे थे। अब जोनस निक से क्लाइड के केस के बारे में पूछता है, जिस पर निक कहता है कि सबूतों की कमी की वजह से उसे डार्बी के साथ डील करनी पड़ेगी। अब जोनस कहता है कि उसने एक बच्ची का कत्ल किया है। इस पर निक कहता है कि वो चांस नहीं ले सकता, उसे हर हालत में केस जीतना है। फिर सबूतों की कमी की वजह से वो दोनों ही रिहा हो सकते हैं और कम से कम डील की वजह से उनमें से एक को सजा तो मिलेगी। जिस पर जोनस निक को क्लाइड से बात करने के लिए कहता है। अब निक एक रूम में आ जाता है जहां क्लाइड उसका वेट कर रहा था। असल में क्लाइड ने केस के बारे में कुछ नोट्स बनाए थे। अब निक क्लाइड से वो नोट्स ले लेता है और क्लाइड से कहता है कि क्या वो उस पर भरोसा करता है, जिस पर क्लाइड कहता है कि हाँ, वो उस पर भरोसा करता है। अब निक उसे बताता है कि उसने डार्बी के साथ एक डील कर ली है, जिसमें वो रूपर्ट के खिलाफ बयान देने के लिए राजी हो गया है। इस पर क्लाइड कहता है कि पर डार्बी का क्या होगा। इस पर निक उससे कहता है कि डार्बी को मर्डर के लिए सजा मिलेगी, जिस पर क्लाइड कहता है कि मर्डर के लिए उसे अधिकतम 5 साल की सजा मिलेगी। अब क्लाइड रोकर उससे कहता है कि प्लीज डार्बी के साथ कोई डील मत करो, पर निक कहता है कि वो ऑलरेडी डील कर चुका है। क्लाइड उससे कहता है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, जिस पर वो क्लाइड से कहता है कि सिस्टम ऐसे ही वर्क करता है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है। अब कोर्ट रूम में निक रूपर्ट के खिलाफ डार्बी का स्टेटमेंट लेता है, जिस पर डार्बी कहता है कि रूपर्ट को उसकी गलती की सजा मिलनी ही चाहिए। जिस पर डार्बी कहता है कि रूपर्ट को उसकी गलती की सजा मिलनी ही चाहिए और कोई अपने भाग्य से नहीं लड़ सकता। अब सीन शिफ्ट हो जाता है। अब कोर्ट के बाहर मीडिया निक का इंतजार कर रहा है, जहां वो अटर्नी जोनस के साथ आता है। अटर्नी जोनस रास्ते में उससे कहता है कि लोग कुछ भी कहें, आखिर में सिर्फ जीत और हारी मायने रखती। वो मीडिया से बात कर रहा था, तभी डार्बी को लेकर पुलिस वहाँ से जा रही होती है और इसी बीच डार्बी वहां रुककर मीडिया के सामने निक से हाथ मिलाता है और उसका शुक्रिया अदा करता है कि वो उसके पक्ष में खड़ा था। अब निक गुस्से में उससे वहां से दफा होने के लिए कहता है और पुलिस उसे लेकर वहां से चली जाती है। तभी निक की नज़र दूर खड़े क्लाइड पर पड़ती है, जो आंखों में आंसू लिए ये सब देख रहा था।
यहाँ हम क्लाइड की आंखों में गुस्सा और नफरत साफ देख पा रहे थे। अब जोनस निक को चलने के लिए कहता है। निक अब अपने घर आता है और अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ कुछ वक्त बिताता है और सीन शिफ्ट हो जाता है। अब 10 साल हो चुके हैं और निक कोर्ट जाने के लिए रेडी हो रहा है। अब उसकी वाइफ केली उसके पास आती है और उसे उनकी बेटी की म्यूजिक परफॉर्मेंस देखने के लिए साथ चलने के लिए कहती है, पर निक काम का बहाना बना देता है और उसे कहता है कि वो जाकर इवेंट लाइव देखे और उसके लिए डीवीडी ले आए जिसे वो साथ बैठकर बाद में देखेंगे। अब वो कोर्ट के लिए निकल जाता है और यहाँ वो अपनी असिस्टेंट सायरा के साथ उसके बॉयफ्रेंड के बारे में डिस्कस कर रहा था। अब सायरा बताती है कि उसका ब्रेकअप हो चुका है। अब आगे उनकी बातों से हमें पता चलता है कि आज रूपर्ट को सजाए मौत होने वाली है और सायरा ने कभी किसी को मरते हुए नहीं देखा, जिससे वो नर्वस होती है। अब वो दोनों एक हॉल में पहुंचते हैं जहां पर अटॉर्नी और जेल स्टाफ मेंबर्स मौजूद होते हैं और अब वार्डन रूपर्ट से कहता है कि क्या मरने से पहले वो कुछ कहना चाहता है, जिस पर रूपर्ट कहता है कि हाँ, मुझे उस दिन वहाँ नहीं जाना चाहिए था। क्लाइड की फैमिली के साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ। मैं वहाँ बस चोरी के इरादे से गया था और सब लोग ये जान लें कि चोरी के सिवा वहाँ होने वाली किसी घटना से मेरा कोई लेना देना नहीं था। साथ ही वो कहता है कि आज एक बेगुनाह को यहाँ पर सजा मिल रही है और जो कसूरवार है वो खुला घूम रहा है। इस बात पर वहाँ बैठा हुआ निक थोड़ा अनकंफर्टेबल दिखाई देता है क्योंकि वो जानता था कि असली मुजरिम डार्बी है। वार्डन अथॉरिटी को रूपर्ट को ड्रग इंजेक्ट करने के लिए कहता है। अब यहाँ पर होना यह था कि रूपर्ट की बॉडी में एक एक करके 3 ड्रग इंजेक्ट किए जाने थे, जिससे उसकी मौत नींद में ही हो जानी थी और सारा प्रोसेस बहुत ही पीसफुल होने वाला था। जैसे ही रूपर्ट की बॉडी में ड्रग इंजेक्ट किए जाते हैं वैसे ही वो तड़पने लगता है और हम देख पाते हैं कि धीरे धीरे उसके शरीर की सारी नसें फटने लगती हैं और वहाँ बैठे लोग घबरा जाते हैं कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। तभी कुछ पल तड़पने के बाद रूपर्ट की बेहद ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। अब जेल से बाहर आकर डिटेक्टिव्स निक और ड्रग मेकर्स में बहस होती है कि मशीन में ड्रग पहुंचाने तक जो इस ट्रक मशीन को कैरी कर रहा था उसे पूछताछ के लिए बुलाया जाए। तभी एक जेल मेंबर आकर ड्रग की खाली बोतल लाकर निक को दिखाता है, जिस पर लिखा हुआ था कि आप भाग्य से नहीं लड़ सकते। अब निक बताता है कि यही बात डार्बी ने उसके साथ डील साइन करते हुए कही थी। अब डिटेक्टिव गार्जा और डिटेक्टिव डेनिगन निक के साथ एक गाड़ी में कहीं जा रहे हैं। तब डिटेक्टिव डेनिंगटन निक से कहता है कि ये कैसा लॉ है, इतना बड़ा क्राइम करने के बाद भी डार्बी आज़ाद घूम रहा है, उसे तो सजाए मौत मिलनी चाहिए थी। अब डार्बी को हम देखते हैं जो कि टीवी देख रहा था। तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। कॉलर डार्बी से कहता है कि पुलिस उसके घर किसी न किसी वक्त पहुंचती होगी। अब डार्बी अपार्टमेंट की विंडो से बाहर देखता है तो वाकई में पुलिस उसके घर पर आ रही थी। अब कॉलर डार्बी की मदद करता है उसे वहां से भगाने में। असल में वो डार्बी को इंस्ट्रक्शन देता है जिन्हें फॉलो करते हुए डार्बी एक फैक्ट्री के पास पहुंचता है। फैक्ट्री के बाहर पुलिस की एक गाड़ी खड़ी होती है। अब डार्बी गाड़ी में बैठे पुलिस वाले के ऊपर गन पॉइंट करके उसे वहां से चलने के लिए कहता है। अब वो ड्राइव करते हुए बहुत दूर आ जाते हैं। अब एक सुनसान जगह डार्बी गाड़ी रुकवाता है और पुलिस वाले को गाड़ी से बाहर आने के लिए कहता है। अब हम पुलिस वाले को देख पाते हैं जो और कोई नहीं बल्कि क्लाइड था और अब डार्बी भी उसे पहचान जाता है। अब वो समझ जाता है कि वो कॉल किसी और ने नहीं बल्कि क्लाइड नहीं की थी। अब डार्बी क्लाइड को शूट करने के लिए ट्रिगर दबाता है। तभी ट्रिगर दबने की वजह से पिस्टल मैगजीन से निडल बाहर आती हैं और टेट्रोडोटॉक्सिन नाम का केमिकल डार्बी के अंदर इंजेक्ट हो जाता है, जिससे वो पैरालाइज हो जाता है। अब उसकी बॉडी के न्यूरोलॉजिकल पार्ट्स तो फंक्शन में थे और बॉडी पैरालाइज थी। सीधी तौर पर देखा जाए तो वो हिल नहीं सकता था पर उसकी बॉडी सब कुछ फील कर सकती थी। अब क्लाइड उसे लेकर एक सुनसान फैक्ट्री में आ जाता है और ऑपरेशन सीट पर बांधकर उसकी बॉडी को मॉनिटर से जोड़ देता है, जिससे उसकी बॉडी के अंदर की एक एक हरकत उसे दिखाई दे। अब एक एक करके उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करता है और ये सब वो शूट कर रहा होता है। यहाँ पर डार्बी की आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं पर वो रो नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ निक सायरा को बताता है कि रूपर्ट को जो ड्रग इंजेक्ट किए गए थे उनमें से एक केमिकल को बदला गया था और निक ये नहीं मान सकता कि डार्बी जैसा सड़क छाप केमिकल्स की ऐसी जानकारी रखता होगा। ये किसी बहुत ही शातिर इंसान का काम है। डार्बी इस मामले में शायद हमारी कोई मदद न कर पाए। तभी डिटेक्टिव्स को एक फैक्ट्री में लाश मिलने की खबर मिलती है। अब वो फैक्ट्री के अंदर पहुंचते हैं। वहां वो देखते हैं कि डार्बी की लाश के टुकड़े टुकड़े जगह जगह फैले और ऑपरेशन बेड से खून टपक रहा था और वो ये खबर अब निक को देते हैं। अब मर्डर सीन की छानबीन के बाद शक की सुई क्लाइड पर जाकर रुकती है और अब पुलिस की एक बड़ी टीम क्लाइड के घर की तरफ चल देती है। इधर क्लाइड अपने घर में किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। अब वो अपने सारे कपड़े उतार देता है, जैसे उसे पहले ही पता था कि पुलिस उसके घर पर आ रही है। तभी पुलिस उसके घर के बाहर पहुंचती है। क्लाइड खुशी से सरेंडर कर देता है। अब गाड़ी में बैठने तक क्लाइड निक को घूरता रहता है
अब निक और डिटेक्टिव उसके घर की तलाशी लेते हैं, जहां उन्हें लॉ की ढेर सारी किताबें मिलती हैं और एक अखबार की कटिंग मिलती है जिसमें निक डार्बी से हाथ मिला रहा था। अब क्लाइड को एक सेल में रखकर निक और उसकी टीम ऑब्जर्व कर रही है। तभी वार्डन निक को बताता है कि हमारे पास क्लाइड के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए हमें कन्फेशन चाहिए होगा, वरना हम कुछ साबित नहीं कर सकते। अब निक क्लाइड के पास जाता है। इधर निक की बेटी को एक पार्सल मिलता है जिसमें एक डीवीडी था। अब वो केली से पूछती है कि क्या वो उसे प्ले कर सकती है, पर केली उसे मना कर देती है। पर वो केली की बात नहीं सुनती और डीवीडी जैसे ही प्ले करती है वो वीडियो देखकर चीख उठती है। असल में ये वही वीडियो था जो डार्बी को मारते वक्त क्लाइड ने शूट किया था। इधर निक क्लाइड से कुछ सवाल पूछता है जिनका जवाब क्लाइड बहुत ही नॉर्मली देता है। अब निक सेल से बाहर आने लगता है। तभी क्लाइड निक से पूछता है क्या वो आज का लंच उसके साथ करना पसंद करेगा, जिस पर निक उसे मना कर देता है। अब बाहर आकर निक को डिटेक्टिव बताते हैं कि उसे घर से कॉल आई थी। अब वो जैसे ही अपनी वाइफ केली को कॉल करता है, केली उसे डीवीडी वाली सारी बात बताती है। अब निक समझ आता है कि मर्डर क्लाइड ने किया है, पर वीडियो में क्लाइड की शक्ल नहीं दिख रही थी। असल में वीडियो में उसने मास्क पहना हुआ था, इसीलिए निक उसके बारे में कुछ साबित नहीं कर सकता था। अब दूसरे दिन कोर्ट हियरिंग के दौरान निक पूरी कोशिश करता है कि क्लाइड को बेल न मिल सके, पर जज क्लाइड को बेल दे देती है क्योंकि उनके पास क्लाइड के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। क्लाइड जज को भला बुरा सुनाता है, सिस्टम के खोखलेपन को सबके सामने उजागर कर देता है। निक सही सब लोग देखकर ये बहुत ही सरप्राइज हो जाते हैं कि क्लाइड ऐसा क्यों कर रहा है। अब क्लाइड जज के साथ बहुत बदतमीजी करता है और इससे गुस्सा होकर जज उसकी बेल खारिज कर देती हैं। अब आगे हम देखते हैं कि क्लाइड को एक स्पेशल सेल में रखा गया है। तभी निक वहाँ आता है और उसका कन्फेशन लेने की कोशिश करता है, पर क्लाइड खुशी खुशी सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि दोनों मर्डर उसी ने किए हैं। अब निक कन्फेशन लेकर मन ही मन बहुत खुश होता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी क्लाइड उसे रोकता है और कहता है कि उसे एक और कन्फेशन करना है, पर निक कहता है कि इसके लिए उसे प्रीस्ट को बुलाना पड़ेगा। पर क्लाइड कहता है कि अगला कन्फेशन करने के लिए निक को उसके साथ एक डील करनी पड़ेगी, और डील ये है कि उसे सैन फ्रांसिस्को के एक फेमस केटर्स के यहाँ से लंच के लिए स्टिक्स और फ्राइज चाहिए और उसे उसका आईपॉड भी वापस चाहिए। निक उसे कहता है कि डील करने के लिए उसके पास बदले में देने के लिए कुछ नहीं है और वो सेल से जाने लगता है। तभी क्लाइड उसे कहता है कि बिल रेनॉल्ड की जान के बदले ये डील कैसी रहेगी। अब निक इसे मजाक समझकर बाहर आ जाता है और बाहर डिटेक्टिव निक से बिल रेनॉल्ड के बारे में पूछता है। तब जोनस उसे बताता है कि बिल डार्बी का वकील है। अब निक उससे बिल की लोकेशन पूछता है। तब सैरा बताती है कि उसकी वाइफ से उसकी बात हुई है और 3 दिन से लापता है। और अब उन सबको मॉनिटर पर क्लाइड की आवाज़ सुनाई देती है जो निक से कहता है कि शायद डील के लिए उसके पास कुछ है और उसे डील के बारे में सोचना चाहिए और उसे उसका लंच और आईपॉड एग्जैक्ट 1 बजे चाहिए। 1 मिनट की देरी भी बिल की मौत का कारण बन सकती है। आप सभी डिस्कस करते हैं और निक क्लाइड का ऑर्डर मंगवाता है और क्लाइड को एक हट्टे कट्टे सेलमेट के साथ बंद करके उसे लंच देता। अब क्लाइड उन्हें बताता है कि बिल कहाँ पर है। अब क्लाइड उन्हें बिल की लोकेशन बताने के बाद निक से टाइम पूछता है, जिस पर निक उसे बताता है कि 1:08 हो चुका है। इस पर क्लाइड कहता है कि उन्होंने डील फॉलो नहीं की, अब बिल का बचना नामुमकिन है। वो उन्हें बता देता है कि बिल कहाँ पर है और वो अब एक सुनसान जगह पर पहुँचते हैं जहाँ बिल दफन था। अब उसे बाहर निकालते हैं और बिल की मौत हो चुकी थी। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उन्हें पता चलता है कि बिल के पास 1:15 तक की ऑक्सीजन थी और उन्होंने अगर टाइम पर क्लाइड को लंच दिया होता तो बिल बच सकता था। इधर क्लाइड अपने सेलमेट की गर्दन में स्टिक की हड्डियां घुसाकर उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है। अब सैरा निक को फ़ोन पर बताती है कि क्लाइड ने अपने सेलमेट का मर्डर कर दिया है और उसे सॉलिटरी सेल में शिफ्ट कर दिया गया है। दोस्तों, सॉलिटरी सेल असल में ऐसी सेल होती है जहां हमेशा अंधेरा रहता है और वहां ऐसे क्रिमिनल्स को रखा जाता है जिनसे बाकी दूसरे कैदियों को खतरा होता है। अब निक क्लाइड से मिलने सॉलिटरी सेल में आता है। वो क्लाइड से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। क्लाइड उसे बताता है कि उसे इंसाफ नहीं मिला। इस घटिया सिस्टम ने उसकी बच्ची और बीवी को इंसाफ नहीं दिया और वो खुद इंसाफ करेगा। अब निक क्लाइड से कहता है कि अगर ये सब उसकी बीवी और बच्ची देख रहे होंगे तो उन्हें कैसा लग रहा होगा। तब क्लाइड थोड़ी देर शांत रहने के बाद कहता है कि उसकी बीवी और बेटी अब मर चुके हैं, अब उन्हें कुछ भी महसूस नहीं होता। अब निक वहाँ से चला आता है और सैरा से क्लाइड की सारी हिस्ट्री निकालने के लिए कहता है। इसी बीच उसे क्लाइड के एक पुराने दोस्त का पता चलता है। अब निक और अटॉर्नी जोनस उस शख्स को एक सुनसान जगह पर मिलने के लिए बुलाते हैं जहाँ वो निक की पर्सनल लाइफ के बारे में उससे पूछते हैं। वो शख्स अब निक को बताता है कि उनका पाला एक ऐसे जीनियस इंसान से पड़ा है जो बैठे बैठे पूरे सिस्टम को तबाह कर सकता है और वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर क्लाइड ने उनके खिलाफ जंग छेड़ दी है तो उनका मरना निश्चित है। इस पर निक कहता है कि वो यहाँ उसकी तारीफ सुनने नहीं आया, वो बस उसकी नज़रों में एक क्रिमिनल है। तब वो शख्स कहता है
कि अगर उसे हराना चाहते हो तो उसी के सेल के अंदर उसका मर्डर करवा दो, वरना वो तुम्हें और तुम्हारे पूरे सिस्टम को खत्म कर देगा और तुम उसका कुछ नहीं कर पाओगे। इतना कहकर वो शख्स वहाँ से चला जाता है। अब निक और जोनस जज से मिलने आते हैं। यहाँ वो जज से क्लाइड के ऊपर शक्ति बढ़ाने के लिए कहते हैं। पहले तो जज ह्यूमन राइट्स का हवाला देकर ये करने से मना कर देती है, पर फिर मान जाती है। अब वो ऑर्डर पे साइन करने वाली होती है। वो साइन करती है, तभी उसे कॉल आ जाता है। वो कॉल उठाकर जैसे ही अपने कानों के पास लगाती है, फोन फट जाता है और जज का काम तमाम हो जाता है। ये इंसिडेंट देखकर जोनस और निक के चेहरे पर दहशत साफ दिख रही थी। अब वो क्लाइड से मिलने जाता है और उससे कहता है कि वो क्या पूरे शहर को मारकर अपना बदला लेगा। तब क्लाइड कहता है कि वो बस करप्ट लोगों को मारकर अपना बदला ले रहा है, जिन्होंने इस सिस्टम को लाचार बना दिया है। अब क्लाइड निक से कहता है कि वो उसे आखिरी मौका दे रहा है। अगर आज शाम 6 बजे तक उसके ऊपर लगे सारे चार्जेस नहीं हटाए गए तो इस केस से जुड़ा एक इंसान मारा जाएगा। अब निक बाहर आकर सेरा से कहता है कि जरूर बाहर का कोई आदमी क्लाइड की मदद कर रहा है, इसलिए उसे क्लाइड के सारे दोस्तों और जेल के एडमिनिस्ट्रेशन की सारी लिस्ट चाहिए। तभी सब लोग काम पर लग जाते हैं। अब शाम के 6 बजने वाले होते हैं। सभी की निगाहें घड़ी पर होती हैं। अब जैसे ही 6 बजाते हैं तो उनकी सांस में सांस आती है और निक कहता है कि क्लाइड कोई खुदा नहीं है, सब ठीक है, अब सब लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। अब सब लोग जेल से बाहर आ जाते हैं। अब सेरा अपनी कार में बैठने से पहले निक को बाय कहती है और कार में बैठ जाती है। अब एक एक करके सारी कार्स में ब्लास्ट होने शुरू हो जाते हैं। इसमें सेरा की गाड़ी फंस जाती है। इसी बीच सेरा निक को देखकर रोने लगती है और अब उसकी गाड़ी के चिथड़े उड़ जाते हैं। अब निक को वहाँ पर एक रेडियो बीकन मिलता है, जिससे पता चलता है कि सबके गेट से निकलते ही कार बॉम्ब एक्टिवेट हो गए थे। अब मेयर निक और उसकी टीम को मीटिंग के लिए बुलाती है और इस केस को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए कहती है, वरना उसे उन सबका रेजिग्नेशन चाहिए था। अब निक घर आता है और अपनी फैमिली को एक अननोन सेफ जगह भेज देता है। अब वो अपने ऑफिस आता है, जहाँ पर उसे पेपर की वही कटिंग मिलती है जिसमें वो डार्बी से हाथ मिला रहा था और किसी ने उसे फ्रेम करवाकर उसकी ऑफिस की टेबल पर रखा था। अब निक डिटेक्टिव डेनिंगटन को क्लाइड को जेल से बाहर लाने के लिए कहता है। अब डेनिंगटन निक को लेकर बाहर आता है। अब डेनिंगटन और निक मिलकर क्लाइड को बहुत मारते हैं और निक कहता है कि तुमने बेगुनाह लोगों को मारा है, उन लोगों का तुम्हारी बीवी और बेटी की जान से कोई लेना देना नहीं था। जिस पर क्लाइड कहता है कि उसने सिर्फ करप्ट लोगों को मारा है और वो ये काम जारी रखेगा और इस सब का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ निक है। अब निक कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, अगर वो उस केस में ऐसा नहीं करता तो दोनों रिहा हो सकते थे और किसी को सज़ा नहीं मिलती, पर उसने इंसाफ करवाया। रूपर्ट को सजाए मौत मिली और डार्बी को भी 3 साल के लिए जेल भेजा गया। अब क्लाइड कहता है कि वो अगर चाहता तो उन दोनों को सजाए मौत मिल सकती थी, मगर उसने कोशिश नहीं की। वो सिर्फ बस इस केस को जीतना चाहता था, इसलिए उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया और डार्बी के साथ डील कर ली। अब निक वहाँ से चला जाता है और जोनस से कहता है कहीं ना कहीं इन सारी मौतों का जिम्मेदार वो खुद को मानता है। और अब अटर्नी जोनस और उनका काफिला वहाँ से टाइट सिक्योरिटी में जा रहे होते हैं। तभी काफिले की पहली गाड़ी में ब्लास्ट होता है, जिससे सारी गाड़ियों का रास्ता रुक जाता है और तभी एक रोबोटिक ऑटोमेटेड मशीन गन जोनस की कार पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाती है, जिसे वहाँ से कोई ऑपरेट कर रहा था। हमें सिर्फ उसके हाथ दिखाई देते हैं। अब निक जोनस की मौत के बाद पूरी तरीके से टूट जाता है और मेयर के पास रिजाइन करने के लिए जाता है, और मेयर उसे डिस्ट्रिक्ट अटर्नी बना देती है और इस केस को ख़त्म करने के लिए कहती हैं, चाहे उसे इस केस को ख़त्म करने के लिए कानून को अपने हाथ में ही क्यों न लेना पड़े। अब निक दोबारा से केस की बारीकी से रीडिंग करता है। तभी उसे एक मेल आता है जो सेरा के बॉयफ्रेंड का था। इस मेल में पिछले 10 सालों में क्लाइड के द्वारा खरीदी गई सारी प्रॉपर्टीज़ के नाम थे। अब उसकी नज़र एक गैराज पर पड़ती है जो क्लाइड ने खरीदा था और जिसकी लोकेशन ठीक जेल के बगल में थी। अब निक समझ जाता है कि आखिर में माजरा क्या है। अब वो डिटेक्टिव डेनिंगटन को साथ बुलाकर गैराज में छानबीन करने के लिए जाता है। वहाँ उसे कार मिलती है जिसे वो पहचान जाता है। अब वो उसकी डिग्गी खुलवाता है। अब जैसे ही वो उसकी डिग्गी खुलवाता है तो वो शॉक हो जाता है। डिग्गी के अंदर से एक सुरंग गई हुई थी और वो दोनों सुरंग में उतरते हैं। सुरंग में उतरकर वो लोग देखते हैं कि ये सुरंग सॉलिटरी जेल की हर सेल से कनेक्ट होती है। अब डिटेक्टिव और निक के सामने सारी तस्वीर साफ थी कि क्लाइड सारे प्लान को सुरंग के जरिए
बाहर आकर अंजाम दे रहा था। और अब निक क्लाइड की सेल चेक करता है तो इस वक्त क्लाइड अपनी सेल में नहीं था। वो जान जाता है कि इस वक्त क्लाइड मेयर को मारने के लिए गया है। इधर मेयर हाउस में क्लाइड क्लीनर की यूनिफॉर्म में आ चुका था और वो बिल्डिंग में एक बॉम्ब प्लांट कर देता है और इधर निक भी मेयर हाउस पहुंच जाता है। अब वो गैराज के पास अपने आर्मियों को नजर रखने के लिए छोड़ कर आया था और निक के आदमी अब निक को इन्फॉर्म करते हैं कि क्लाइड गैराज में वापस आ चुका है। अब वो सुरंग के रास्ते अपने सेल में आकर रास्ते को ढक ही रहा था कि तभी निक उसकी सेल में आकर उसके पीछे खड़ा हो जाता है। अब क्लाइड सरप्राइज हो जाता है पर निक क्लाइड को बता देता है कि उसे उसके सारे प्लान के बारे में पता चल चुका है। अब क्लाइड कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आज रात उसका काम लगभग खत्म होने वाला है। अब अगर वो मेयर को मरने से बचाना चाहता है तो उसके साथ उसे एक डील करनी चाहिए। जिस पर निक कहता है कि अब वो मर्डरर के साथ कोई डील नहीं करता है और उसे ये खुद क्लाइड ने सिखाया है। जिस पर क्लाइड कहता है कि आखिरकार वो एक बुरा टीचर नहीं है। और अब निक क्लाइड से कहता है कि अब कोई भी डिसीजन लेने से पहले वो सोच ले, क्योंकि ये उसकी लाइफ का आखिरी डिसीजन भी हो सकता है। अब क्लाइड अपने मोबाइल से बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है। अब निक क्लाइड से सॉरी कहता है और क्लाइड भी निक से सॉरी कहता है। अब निक सेल को बंद करके सेल से बाहर आ जाता है। बाहर से वो क्लाइड से कहता है कि उसने कहा था कि उसे कोई भी डिसीजन अब सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि उसकी लाइफ का आखिरी डिसीजन हो सकता है। अब क्लाइड आवाज़ सुनता है कि सुरंग को किसी ने गैराज की तरफ से लॉक कर दिया है और निक भी जेल से तेज़ी से भागता है। अब क्लाइड को बॉम्ब का टाइमर सुनाई देता है। अब आगे वो अपनी सेल चेक करता है तो उसे पता चलता है कि जो बॉम्ब उसने मेयर हाउस में प्लान किया था वो किसी ने उसके सेल में रख दिया है और अब वो बॉम्ब एक्टिवेट हो चुका है, जो कि क्लाइड ने उसी वक्त किया था। क्लाइड हंसने लगता है और अपनी बेटी का बनाया हुआ ब्रेसलेट निकालता है और उसे देखते हुए रोने लगता है। अब उसकी सेल सहित पूरी जेल ब्लास्ट हो जाती है। इधर केली और निक अपनी बेटी की म्यूजिक परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।